बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आतंकियों ने भारत की छाती को गोलियों से छलनी कर दिया तो फिर हर हिंदुस्तानी भारत की ओर से जवाब की मांग कर रहा है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देंगे, लेकिन फिर जवाब आता है, ए बाबू कौन जात हो। आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं के रक्त से होली खेली तो सरकार ने पूछा, भैया कौन जात हो। हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में था तो मोदी जी पूछे, ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले और सरकारी मीडिया कह रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मोदी का मास्टर गेम है। वाह भाई, गजब है। तो कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि जिस पहलगाम पर विपक्ष खामोश था, कट्टरपंथियों की करतूत पर मौन था, आज जब जातीय जनगणना का ऐलान हुआ तो क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। यूपी से लेकर बिहार और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष अपनी छाती पीटने लगा है और कहने लगा है कि विपक्ष के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ गया। वाह भाई, अभी हिंदुस्तानियों को कलेजे को ठंडक भी नहीं पहुंची, अभी 28 लोगों की 13वीं भी नहीं हुई, अभी पहलगाम की शांतवादियों से मौत का सन्नाटा खत्म भी नहीं हुआ और सियासतदान पूछ रहे हैं, कौन जाति हो भैया। जाति जनगणना की खबर जैसे ही सामने आती है तो बड़े बड़े चैनल प्राइम टाइम डिबेट करते हैं। हर कोई पहलगाम के जख्मों को भूल जाता है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष क्रेडिट के लिए होड़ लेने में है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ट्विटर पर युद्ध छेड़ दिया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहने लगे कि सरकार को हमने झुका दिया। विपक्ष उसे अपनी जीत बता रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मोदी जी की वाहवाही कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जंग देखी गई कि बीजेपी ने गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी को क्या होगा फायदा, यह भी हम आपको समझाएंगे। बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया है। ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लिया जा सकता है। बिहार चुनाव में मिल सकता है फायदा। बीजेपी को क्या नुकसान होगा, अपर कास्ट बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी। 1881 से 1931 तक की जनगणना में जुटाए गए थे कई आंकड़े। आजादी के बाद सिर्फ एससी एसटी की होती है जनगणना। अब किसको कितना फायदा होगा, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। तो लगातार सवाल भी बन रहे हैं कि क्या बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है, क्योंकि जिस तरह से जाति जनगणना का अब ये फैसला ले लिया गया है बीजेपी की ओर से, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये तो मुद्दा पहले कांग्रेस ने उठाया था, ये मुद्दा लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने अब इस पूरे मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। लेकिन जातीय जनगणना की मांग क्या यूपी चुनाव में नया ध्रुवीकरण पैदा करेगी? क्या विकास बनाम जाति के एजेंडे पर इस बार लड़ा जाएगा? क्या सत्ता संतुलन किन दलों के पक्ष में आएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना पर क्रेडिट की होड़ इस वक्त लगी हुई है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, क्या विपक्ष हुआ क्लीन बोल्ड? यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। विपक्ष की बात मानी, अब क्यों गढ़ी गई है नई कहानी? विपक्ष कह रहा है कि हमने तो सरकार को नतमस्तक कर दिया, ये हमारी मांग थी, हमारी तरफ से ये चीजें उठाई गई थी, जातीय जनगणना की मांग हमने की थी और अब बीजेपी को लेकर बीजेपी ने अब यहां पर ये पूरा जो मुद्दा है अपने पाले में ले लिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला सवाल हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा देखिए बहुत खास है। एक तरफ पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अभी देखिए देश इस आतंकी हमले को भूल भी नहीं पाया है, ना कभी भूल पाएगा।
राजनीति उस पर भी हो रही थी, अब राजनीति जातीय जनगणना पर भी हो रही है। यूपी और बिहार में विधानसभा चुनाव होने, हालांकि यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन फिर भी इसको अगर क्या समझे कि क्या नया ध्रुवीकरण पैदा हो सकता है जातीय जनगणना से, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। अजीत जी, देखिए पूर्वा, बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि नहीं हमने इस मुद्दे को उठाया था इसलिए सरकार जो है सरकार को मजबूर होना पड़ा, अखिलेश यादव बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बाकी सारे विपक्षी ये भी नेता कहा कर कि रहे हैं, लेकिन नतमस्तक अपूर्वा कर दिया। अगर जातीय जनगणना का जो केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से आदेश हो गया, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमने नतमस्तक कर दिया, लेकिन इसका सीधा फायदा, ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए एक तरफ पहलगाम का मुद्दा चल रहा था, उस पर भी विपक्ष जो है कुछ अपने बयान दे रहा था, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, लेकिन जिस तरह से चीजें यहां पर हुई हैं, एक तरह से कहा जाए अपूर्वा की कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका बड़ा नुकसान मिलेगा। देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो सीधे तौर पर बिहार में किसको फायदा होगा, जो सत्ता में है या फिर जो चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष को उतना फायदा नहीं होगा। और दूसरे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी राज्य हैं, कौन जात हो, एक धर्मेश जी की कविता है जिसमें जात के बारे में लिखा जा रहा है, हर उसके अंत में आता कि हाँ था ये, लेकिन आपके चुनाव प्रचार में था। लेकिन अब अखिलेश यादव को लग रहा कि वो पीडीए करे, तो उनका जो पीडीए का फार्मूला था वो हो गया है ध्वस्त। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये दर्द सता रहा है और ये डर भी सता रहा है कि कहीं जातीय जनगणना का जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जो कैबिनेट में मोहर लगी है, वो कहीं उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए अभिशाप न साबित हो जाए, क्योंकि वो बार बार जाति की ही बात कर रहे थे। देखिए लोकसभा के बात कर रहे थे तो कह रहे थे पीडीए बना दिया, पिछला दलित और अल्पसंख्यक। अब जब जातीय जनगणना की बात आ रही है, देखिए जातीय जनगणना एक बार हुआ, आपने देखा कि कांग्रेस सरकार में हुआ था 2011 में, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी, इसीलिए उसलिए जातीय जनगणना को सामने नहीं रखा गया। 1951 के बाद अब लगभग 74 साल बाद जातीय जनगणना का आदेश होगी और वो सार्वजनिक किया जाएगा। लगेगा इसमें समय, क्योंकि केंद्र सरकार फैसला लेती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात है पूर्वा, इसमें क्षेत्रीय दलों का नुकसान है, इसी तरह जातीय जनगणना में भी क्षेत्रीय दलों का नुकसान है। तो जो सत्ता में है उसका फायदा सीधे तौर पर ये मिलेगा। और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्रीय कैबिनेट में जब इसको पारित किया, तो ये मास्टर स्ट्रोक था और विपक्ष अपने ही मैदान पर सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल की भूमिका में आ गया कि उनके पास तो कुछ बचा नहीं, कहेंगे क्या? ये कहने कि हमने मुद्दा उठाया था, मुद्दा तो बहुत सारा विपक्ष उठाता, क्या वो हो जाता है? धारा 370 जब कश्मीर से हटाई गई तो क्या विपक्ष ने मुद्दा हटाया था? जब 3 तलाक का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष ने उस पर कार्रवाई की, 3 तलाक को अवैध, धर्मांतरण को अवैध घोषित किया गया, 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया। जब सीए एनआरसी आया तो विपक्ष ने बहुत मुद्दे उठाए, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। इस बार जातीय जनगणना का मुद्दे में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सफल होती दिख रही। हालांकि जो विपक्षी दल है, वो चाहे बिहार की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात हो, उनको लगता है कि जातीय जनगणना से उनको फायदा होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जातीय जनगणना से फायदा इस वक्त ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। बिल्कुल अजीत जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर, उसके बाद मैं सीधे मेहमानों का रुख करूंगी। बार बार कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। राहुल गांधी को भी हमने कई बार अलग अलग मंचों से ये कहते हुए सुना है कि जैसे ही हमारी सरकार आ जाएगी सबसे पहला काम हम जातीय जनगणना करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही, केंद्र में भी सरकार रही, कभी कांग्रेस ने ये इनिशिएट क्यों नहीं किया कि हम जातीय जनगणना हम करवाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या अन्य राज्यों की? देखिए कांग्रेस ने किया था, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी। लेकिन जो उनके साथ गठबंधन दल के लोग थे, इतना ज्यादा दबाव था कि वोट की राजनीति के चलते, क्योंकि अलग अलग राज्यों में था और गठबंधन की सरकार थी, तो दबाव के चलते वो भी जनगणना को जो है सार्वजनिक नहीं कर पाए थे। और जब 1954 में हुआ था तब भी भारतीय जो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की तो थी नहीं। लेकिन चूंकि अभी जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है और विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी है और राहुल गांधी लीड कर रहे हैं विपक्ष को, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए अपूर्वा की जो भी होगा, देखिए राहुल गांधी मुद्दा उठाते रहे, अखिलेश यादव भी, विपक्ष में भी इस बात की होड़ लगी कि कौन इस मुद्दे को ज्यादा बना ले। नहीं भाई, हमने सबसे ज्यादा मांग की थी और इसीलिए देखिए केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया है, इसको लेकर बीजेपी अपने आप में स्वयं मुतमैन है। उनको लगता है कि भाई हमने जो किया है वो सही किया है और इसका लाभ उन्हें सीधे तौर पर मिलेगा, वो चाहे जब वन नेशन वन इलेक्शन हो तब, या फिर जो राज्यों में चुनाव होगा, बिहार में होगा, बंगाल में होगा, धीरे धीरे फिर उसके बाद
2027 में उत्तर प्रदेश में होगा, तो निश्चित तौर पर अब ये जाति जनगणना का मुद्दा देश के अंदर सबसे ज्वलंत रहेगा। एक तरफ तो पहलगाम भारत पाकिस्तान चल रहा है, दूसरी तरफ जाति जनगणना का जो मुद्दा उठ गया है उसने बहुत रेस पकड़ लिया है। अपूर्वा, बिल्कुल अजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेहमानों का भी एक एक करके परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे आज के खास पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। अभय प्रताप सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। चंचल कुमार यादव, सपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अविनाश शर्मा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विनोद कनौजिया, दलित चिंतक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय प्रताप सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। जातीय जनगणना की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। विपक्ष कह रहा है कि अब बीजेपी को हमने बैकफुट पर ला दिया, हमने नतमस्तक कर दिया बीजेपी को, हमने इतना इतना उनको फोर्स कर दिया, हमने इतना इस मुद्दे को उठाया, हर मंच पर उठाया कि अब बीजेपी इस पूरे जातीय जनगणना के लिए तैयार हो गई है, नतमस्तक कर दिया है हमने। इसे तो विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। भले आपकी सरकार ने यहां पर यह फैसला लिया है, लेकिन जीत इसको विपक्ष अपनी मान रहा है। देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने यह ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय लिया है सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए। इसलिए जो सर्वे, इसका सेंसस होगा, जो जनगणना होगी, वो पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के हित में होगी और देश हित में होगी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला निर्णय नहीं है। जब से वो 2014 से लगातार आप उनके निर्णयों की अगर श्रृंखला देख लेंगे तो यही निर्णय उनके हैं, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना का हो। तभी ऐसे वंचित वर्गों के लिए निर्णय लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है, क्यों नहीं उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए, क्यों नहीं सेंसस किया। और जनगणना जो है, जो पहली आखिरी बार हुई 1931 में हुई, अंग्रेजों के समय जब जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद पहली बार आजादी के 78 सालों के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गरीब वंचित वर्गों के लिए लिया है। करीब SC ST की जो हमारे भाई बहन थे, उनके साथ आप जो पिछड़े वर्ग के की जातियां हैं, 2600 से करीब ज्यादा जातियां हैं, उनकी भी अब गणना होगी। उन वर्गों को भी न्याय मिलेगा और ये देश हित में होगा। और मैं आपसे फिर बताऊं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, कांग्रेस ने काका कालकर की रिपोर्ट को दबाए रखा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा। कांग्रेस ने कभी इन वर्गों के साथ केवल नाटक नौटंकी की, कभी इनको अधिकार नहीं दिए। 2004 से 14 तक कांग्रेस की जो है मां बेटे की सरकार रही, पीछे से मनमोहन सिंह जी मुखौटा रहे, क्यों नहीं इन्होंने उस समय लागू किया। ये कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे थे, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगभग एक साल पहले कह दिया था कि जनगणना 2025 में होगी। और ये निर्णय जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राजनीतिक विषयों की केंद्रीय कमेटी है उसने कल लिया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये देश की दिशा को तय करेगा और देश के भविष्य को तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और उन्हें इस पूरे देश के जो वंचित वर्ग है उनकी तरफ से धन्यवाद है, उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जहां तक आतंकवादी घटना, पहलगाम की घटना का बात है, आप अगर आंकड़े निकाल लें 4 से 14 तक, तो 7,217 करीब घटनाएं हुई है कश्मीर में उस पीरियड में 10 साल में। और आप अभी आकलन कर लीजिए 14 से अब तक का, कि केवल इक्का दुक्का घटना है, लेकिन यह घटना जो दुखद घटना हुई है इसका भी हिसाब लिया जाएगा। ऐसा हिसाब लिया जाएगा कि रूह कपेंगी। ऐसे निर्णय अभय जी, देखिए, और प्रधानमंत्री जी उस पर भी पैनी नजर रखकर उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है अभय जी, देखिए, घटना एक हो या दो हो, घटना ही है और लोगों की जान गई है, टेरर अटैक हुआ है, ये एक बड़ी क्षति यहाँ पर भारत को पहुंचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसी कार्रवाई की उम्मीद हम भी कर रहे हैं, उसी कार्रवाई की उम्मीद देश की जनता भी कर रही है। ठीक है। संदीप जी, आपसे समझेंगे, कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही थी, राहुल गांधी को भी हमने अलग अलग मंचों पर ये बोलते हुए सुना है। अब जब बीजेपी जातीय जनगणना की इस पूरे फैसले को यहाँ पर बीजेपी की ओर से सामने रख दिया गया, फिर क्या कोई आपत्ति है कांग्रेस को? संदीप जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
वर्षा जी, इस जो है कैबिनेट के डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। सर और ये मांग नाम में करते हैं, करेक्शन कर लीजिए, अपूर्वा हूं सर मैं। सॉरी अपूर्वा जी, इस कैबिनेट के डिसीजन का हम स्वागत करते हैं और भरपूर स्वागत करते हैं। और ये भी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द शुरू करेंगे। ये महिलाओं के आरक्षण की तरीके से ना हो कि ये 10 साल बाद या 15 साल बाद लागू हो, ये नहीं होना चाहिए। पहली चीज, इसको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए जी। ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात जो कह रहे थे सामाजिक न्याय के पुरोधा, अरे वो खुदे बनुआ ओबीसी हैं, अपनी जाति को प्रधानमंत्री बनने के बाद मोंद घाटी को शामिल कराया। ऐसा है इनका ओबीसी प्रेम कि मतलब ओबीसी का हक बनकर अगर आप बन गए मुख्यमंत्री तो अपनी जात को शामिल करा लीजिए, खा डालिए। ये है इनकी सोच। एक मंडल कमीशन के विरोध में एक कमंडल की यात्रा कौन लेके निकला था भैया, बताइएगा। मतलब का अभी अजीत जी का आप ओबीसी भाइयों को मूर्ख समझते हैं का? तो मोदी जी आए लेके और मान लेगा कि हाँ भैया हमारे बड़े हितैषी है। जिसने जो है छात्रों का छात्रवृत्ति खा डाली ओबीसी छात्रों की, जो हमारे समय में मिलती थी, वो मूर्ख समझते हैं क्या आप उनको? मूर्ख नहीं हो, जानते हैं ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से इनके नाक में नकेल डालने का काम किया और 400 का नारा लगाकर जब 240 पर आए तब इनको औकात नजर आई, तब आज इस तरीके की ये बातें कर रहे हैं और इस तरीके के डिसीजन इनको लेने पड़ रहे हैं। एक बड़ी बात मैं अपूर्वा जी, मैं आपको सराहता हूं। आपके चैनल की जितनी बड़ाई मैं करूं उतनी बड़ाई कम है कि आपने उस पहलगाम के मुद्दे को छुआ। उस मुद्दे को मैंने पहले दिन डीडी न्यूज पर रखा था, अन्य चैनलों पर इस बात को मैंने रखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पहलगाम के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए इस समय लाया गया है। उस बात को राहुल जी ने भी कहीं ना कहीं, अगर आप उस पीसी को देखेंगे तो उसमें ये प्रदर्शित होगा। हम बिल्कुल चाहते थे, हमारी मांग थी, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भैया वो 56 इंचिया सिनेमा कहाँ चला गया? वो लाल लाल अखिया जो दिखा रहे थे विपक्ष वालों को, देश के यूट्यूबरों के ऊपर मुकदमा करा रहे हो, पाकिस्तानियों को कहीं नहीं दिखाते हो। जाकर बिरयानी चापिएगा आप, सवाल हमसे पूछिएगा। गजब बात है भाई, नहीं चलेगा। मोदी जी, पुलवामा में आपने गुमराह किया देश को। आज तक नहीं पता चला पुलवामा में कैसे वो आरडीएक्स आया। कर ले गए अपने विपक्ष पर ठीकरा फोड़ ले गए, लेकिन अब नहीं होगा। आपको अपनी रिश्तेदारी जो पाकिस्तान की बहन आती है आपकी राखी बांधने 21 साल से, अब उसको भारत में घुसने नहीं देगी। ये भी मानकर चलिए, पाकिस्तान में इनकी बहन वो जो है प्रधानमंत्री बनेंगे तो रेड कारपेट पर नवाज शरीफ को बुलाएंगे, देश को बिना बताए बिरयानी ये खाएंगे, रिश्तेदारी ये निभाएंगे, और उसका भरपाई पर्यटक करे। देश में पहली बार पर्यटकों पर अटैक हुआ, पहली बार आजादी के बाद से आज तक कभी पर्यटकों में हमला नहीं हुआ था। और अभी कह रहे थे इक्का दुक्का घटना, कौन से भैया योगी वाला मठ वाला नशा के आप लोग बैठते हो का? तो जाइए गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पढ़िए, 60 आतंकी घटनाएं 2024 में हुई, जिसमें 32 नागरिक मरे हैं, 26 तो सैनिक शहीद हुए हैं। अभी तो आप एक हजम करके बैठ गए, बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान पकड़ कर बैठा है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। देश को गुमराह करना बंद करिए। आप लोग डरपोक आदमी हो, लेकिन हम आपको हिम्मत दे रहे हैं, अभी आपको हिम्मत नहीं आ रही है। आप आकर टीवी पर जो है बकलोली करने से पाकिस्तान डर जाएगा। पाकिस्तान में और अपूर्वा जी, ये पाकिस्तान की टोटी उस पानी की बंद करते हैं जिसमें पानी बहा ही नहीं है, बार बार उसकी टोटी बंद करते हैं। जो 16 में बंद किए, फिर पुलवामा हुआ तब टोटी बंद किए, तो टोटियां है कि बंद नहीं हो रही है। चलिए ठीक है संदीप जी, अब देखिए, अब आप पहलगाम के मुद्दे पर और फिर अब इन चीजों को लेकर अगर आप इस तरह से गुमराह वाली बातें करेंगे तो फिर ये चीजें सर देखिए अच्छी नहीं लगती है। राहुल गांधी, या अगर हम कांग्रेस की बात करें, एक मिनट सर मेरी बात सुन लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी कल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्टर, वो फोटो डिलीट किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो है जिसके ऊपर से सिर गायब है। उन तस्वीरों का इस्तेमाल किस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, वो ये चीजें दिखाता है कि भारत के अंदर भी किस तरह से अंदरूनी कलह मची है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। ये चीजें नहीं करनी चाहिए सर।
राहुल मैं गांधी जवाब जिस देता तरह हूं। से 10 सेकंड। विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए सर, 10 ये सेकंड, चीजें नहीं 10 करनी सेकंड। चाहिए। 56 इंच का अपूर्वा सीना जी, या फिर लाल लाल अपूर्वा आंखें, जी, मुझे वो जवाब सर देने का वो अवसर चीजें दें। रहने दीजिए ना, वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। पुलवामा पर अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुआ, उरी पर अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो अपूर्वा चीजें जी। हो रही हैं, अभी अरे भी चीजें पुलवामा हो रही हुआ हैं। क्यों, पहले ये तो पता चले वो आरडीएक्स कौन लेके आया था। वो ये तो वो पता चले पोस्टर कि- क्यों पता लगाया, चले वो ना। पोस्टर आपने क्यों, आपकी आप कांग्रेस हाँ, पार्टी मुझसे की जवाब सोशल दे मीडिया रहा हूं। टीम, कांग्रेस की अपूर्वा जो जी। सोशल मीडिया टीम है, वो क्यों ऐसी हरकतें कर रही है? पहले तो पोस्ट मैं डालते हैं, फिर उसके बाद उसको आप डिलीट कर देते हैं। मतलब अपूर्वा जी। इतना भी कलेजे में मैं दम जवाब नहीं है कि आप उस पोस्टर पर अपूर्वा जी, सफाई मैं दे जवाब दे सके। रहा हूं। अपूर्वा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो उसमें कहीं पर ना मोदी जी का जिक्र है, ना मोदी जी का नाम लिखा है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि गायब। कौन गायब? कौन? कैसे कैसे पता चल गया कि मोदी जी गायब है? नहीं ठीक है, मोदी जी नहीं तो कौन गायब सर? और फिर हटाया क्यों, हटाया क्यों? सफाई देनी थी ना। जब नहीं, उस फोटो को ये पोस्ट हम- करने का जिगरा है तो फिर उस पर डटे रहने का भी जिगरा होना चाहिए। सुन लीजिए, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। राष्ट्र सुप्रिया को सुप्रिया सिनेत जी, अब पूरा सुनिए तरह ना। से लूटा अरे खसोटा है। अभय जी, अब इनको जनता जान तरीके गई से- है, इसलिए चलिए, ये इनसे दो ले तरफी लीजिए। बातें अब ये ना बताएंगे करें, पाकिस्तान पे हमला कब होने वाला है, ना ये बताएंगे करें। कि मंडल और कमीशन मोदी जी पे- जितने बेहतर ये तरीके से बताएंगे देश कि को लोगों के लिए चला क्या रहे किया हैं जाए। और ये उस बताएंगे कि विषय को protect आप करेंगे। लोग सर ये बैठे बिठाए पाकिस्तान को एक मुद्दा दे रहे हैं, बैठे बिठाए आप पाकिस्तान को मुद्दा दे रहे हैं। एक मिनट अभय जी, एक मिनट और अभय जी, पिछड़ों का केवल कहते नहीं अभय जी हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। आप बैठे बिठाए पाकिस्तान को मुद्दा दे रहे हैं सर। उनके साथ अन्याय कम नहीं से हो पाया। कम इस चलो, मुद्दे किसी पर और को तो न्याय दे दो। कांग्रेस, सपा, बीजेपी सब एक हो जाना चाहिए। अभय जी एक मिनट रुक जाइए। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी का अभय जी एक मिनट सर रुक जाइए। मेरी 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 बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यहां तो सर कम से कम एक हो जाना चाहिए। राजनीति नहीं हो रही है यहां पर। 28 लोगों की जान गई है। उसके बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम वो फोटो पोस्ट करती है जिसके ऊपर सिर गायब है और लिखा जा रहा है गायब। सर मूर्ख नहीं है कोई, ना देश की जनता, ना मीडिया, ना आप जैसे लोग। आपको भी पता है कि वो किसे दर्शाया जा रहा है, इनडायरेक्टली किसके बारे में बात की जा रही है। सुप्रिया सिनेत जी हमारे सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं। उन्होंने बाकायदे इस बात को क्लियरफाई किया कि वो एक जो है तुषार जी की पिक्चर है, तुषार कपूर की, उस फिल्म से प्रेरित होकर हमने सोशल मीडिया पे एक जो है पोस्ट डाली थी। अगर आपको बुरा लगा, सरकार को ये लगा कि पाकिस्तान उस बात का इस्तेमाल कर रहा है, हमने तो हटा लिया। लेकिन 2008 में जब सारे पेपरों में आपने विज्ञापन दिया था, क्या था, मोदी जी दूसरे दिन इधर सेना कार्रवाई कर रही थी, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि निकम्मी सरकार है, ये बेकार सरकार है। ये कौन बोल रहा था 2008 में? विवेक ओबराय होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था दूसरा दिन, और सैनिक कार्रवाई चल रही। आप हमको ज्ञान दीजिएगा, हम तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप कुछ करिए तो सही। हम पुलवामा में भी आपके साथ खड़े थे, उरी में भी खड़े थे, पठानकोट में भी खड़े थे, जहां आपने आईएसआई एजेंट को बुलाकर पहली बार देश में जांच कराई। लेकिन आप करिए तो कुछ, पता तो चलना चाहिए। बुरा आप अपने विपक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हो कि भैया इससे है, वैसे है, रिश्तेदारी आपकी। फिर मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान से मोदी जी की बहन आती है तो फैक्ट है ना, 31 वर्ष से आती है, ये भी फैक्ट है। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, आम का जो है अपनी अम्मा के लिए साल लेके आए थे, मलिहाबादी आम लेके गए थे, ये कौन किया था? ये तो भी फैक्ट है। नवाज शरीफ को बुलाया इन्होंने, 10 साल मनमोहन सिंह रहे ना, कितनी बार पाकिस्तान गए भैया, बताइए ना। आपको देश को बताना। लेकिन संदीप जी, अब तो यहाँ से पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, वो कौन कर रहा है? मैं एक बात रख दूं, छोटी सी अरे बात। अभी तो ठीक है अभय जी, आप उसकी बात रखिए, उसके बाद चलिए। कांग्रेसी ठीक है, मैं मित्र चंचल जो यादव है, जी का सीधे रुक करूंगी सर। एक ही पर नहीं रह जाना है, एक ही पर नहीं रह जाना है। जो है, ठीक है अभय जी, 10 सेकंड है आपके पास, आप जवाब ये दीजिए, जो उसके बाद चंचल कांग्रेसी जी। मित्र हैं जो प्रश्न चिन्ह मोदी जी पे उठा रहे हैं, ये नहीं मोदी आपके भगवान है, आप पूछिए, भारतीय चालीसा पढ़िए, सेना पर उठा सवाल रहे कैसे उठ सकते हैं, हैं भाई? उनके मनोबल को गिरा रहे हैं। भारतीय सेना दिन रात जो है ठीक है, लगी हुई ठीक है, है, अभय जी, बिहार चुनाव ठीक प्रचार है, में लगी हुई है, उनके सवाल अब मेरा नहीं, अभी मैं- चलो सर देखिए, ठीक है, मुद्दे से डिरेल मत होइए सर, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। चलिए ठीक है, चंचल जी से मेरा सवाल है, चंचल जी से मेरा सवाल है। अरे रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए संदीप जी, अभय जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, जब आपका वक्त आएगा अपनी बारी में बोलिएगा।
थोड़ा रुक जाइए, और भी गेस्ट हमारे साथ हैं। डरपोक आदमी को बताइए। संदीप जी, अभय जी रुक जाइए। सारे दल के लोग बैठ के दिल्ली में डिस्कस कर अरे रहे हैं। सर मत करिए, ऐसे मत करिए। के बहाने उसको टारगेट करते संदीप जी हैं। थोड़ा सा आप अपनी भाषाओं पे साथ थोड़ा सा संयम रखिए। अभय जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से। चंचल जी, जातीय जनगणना से योग्यता बनाम आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बहस में तेज हो जाएगा। बहस और तेज नहीं हो जाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम समझें? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने स्टार्ट किया कि सबसे पहली बात से स्टार्ट किया इन्होंने, सामाजिक न्याय के पुरोधा। अब मैं काफी चीजें तो संदीप भाई ने बताई दी है, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा की बात करने वाले क्या सामाजिक न्याय किया उन्होंने? सवाल तो ये है सबसे पहला। अब सबसे पहला सवाल ये, एनएफएस लागू कौन कराया? विश्वविद्यालय में आरक्षण घोटाला कौन कर रहा है? विश्वविद्यालयों में इतनी बड़ी धांधली, इतने बड़े पैमाने पे, और अभी छात्रवृत्ति की बात हो रही थी। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बहुत सारे हम लोग को स्कॉलरशिप से मिलकर आदमी बच्चे आगे बढ़ते थे, लेकिन कौन स्कॉलरशिप खा गया पिछड़े समाज की? और सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हो। और इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में सरेआम हुआ और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, और सामाजिक न्याय के पुरोधा बना दिया आपने जाति जनगणना। आप सोचो, आपको याद होगा अभय जी, मुख्यमंत्री का क्या बयान था? मुख्यमंत्री का बयान था, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। कौन बोला था? मुख्यमंत्री जी बोले थे। बताओ डीएनए किसका है? जाति की बात करने लगे आप, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे आप। दूसरी बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे, एक बात सबसे बड़ा सवाल आज के समय में यह है कि जाति जनगणना की तो बात आपने कर दी, लेकिन आप ये बताओ कि जो हिंदुस्तान में लगभग 6,000 जातियां हैं, तो आप 6,000 जातियों की काउंटिंग करोगे, या जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बताई थी, महिला, किसान, युवा, जवान, ये 4 जातियों को जोड़ोगे? तो पहली बात तो ये भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी तो केवल ये झुंझुना इनका है, जुमलेबाजी है। अभी मैं बता दूं, ये तो समझिए कि जाति जनगणना, क्योंकि अब देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें, बीजेपी की नीयत सदैव पिछड़े समाज, SC ST समाज को लेकर के कभी साफ नहीं रही है। बीजेपी ने हमेशा, अगर आप देखो RSS की जो विचारधारा रही है, वो हमेशा पिछड़ों के साथ सदैव अन्याय करने के लिए गाहे बगाहे काम किया उन्होंने। और एक दो एग्जाम्पल नहीं है, सारे एग्जाम्पल आप उठा के देख लो। अगर आप बात करो जो इनका जो 5 जन जो इनका मुखपत्र छपता है, उसमें बकायदा ये कहा जाता है जाति जनगणना जो है विभाजनकारी व्यवस्था है, देश विभाजन की तरफ आगे बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, ना जाने क्या क्या छापते रहते हैं ये लोग। तो इनकी मन की जो कुंठा है, तो समाजवादियों की, PDA की और हमारी इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत है कि आपको आके आज हमारे पिच पे आपको आना पड़ा है। ये आपकी मजबूरी है डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी। और बता दें, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो आपको वहां हम लोग खड़ा करेंगे जहां आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और मैं बता दूं, जो नारा था पहले समाजवादियों का, 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अभी लड़ाई इसकी होने जा रही है। अगर नियत साफ होती तो बिहार में जो जाति जनगणना हुई थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण लागू हुआ था, आपने जो आया था उसको लागू कराया आपने, उस सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कौन लोग किए, वो आरक्षण रुकवाने का काम कौन लोग किए। तो जो ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है, जनता पूरी तरीके से आपको समझ चुकी है, उसमें झांसे में नहीं आने वाली आपकी। जो अभी हमारे एक कोई साथी थे आपके न्यूज चैनल पे जो बोल रहे थे कि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा, मास्टर स्ट्रोक है, न जाने क्या क्या स्ट्रोक बता रहे थे। वो कई सारे स्ट्रोक पहले किसान बिल लाए थे तो भी कहे कि बहुत बड़ा स्ट्रोक है। तो ये सब सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन एक बात जान लीजिए, आज बीजेपी को हमारी पिच पे जो हमारे PDA के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी जो बराबर इस बात की जो जिक्र कर रहे थे, उनके जो जाति जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा था, उस मुद्दे पर जहां पे लोगों को उम्मीद थी कि पहलगाम को लेकर मीटिंग हो रही, देश में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, कुछ ऐसे फैसले आएंगे, लेकिन वो फैसले ना आकर के प्रधानमंत्री जी, मैं तो बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी के सपने में आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं। चलिए ठीक है, विपक्ष आ रहा है, इंडिया अलायंस सपने में आ रहा है। और ये धराशायी सुनिए, और अभी आप एक बात जिक्र कर रही थी विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब करने की, आपको याद होगा मैडम, सुनिए अपूर्वा जी मेरी बात आ जाए। अरे मैडम अभी लोग 1 to 1 करके मुझे बोल रहे हैं सर, और भी मेहमान हमारे साथ। मैडम थोड़ा सा समय दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है सर, बस आपने कहा था विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने की बात, आप मुझे बताओ कौन जाके विदेश में जाके कहा था कि मुझे तो शर्म आती है हिंदुस्तान में पैदा हुए हुए? आप मुझे बताओ कौन, किसका बयान था ये?
एक दो बयान नहीं, प्रधानमंत्री जाके विदेश जाते, लंबी लंबी छोड़ के आते हैं, हर सप्ताह एक मेडिकल कॉलेज बन जाता है, यूनिवर्सिटी बन जाती है, हर 6 महीने में IIT बन जाता है, IIM बन जाता है। इतनी लंबी लंबी छोड़ने वाला प्रधानमंत्री कौन है? आप मुझे बताओ। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये लोग, जो भी कभी ये अपने मतलब राजनीतिक करियर में जो भी वादे किए कोई पूरा नहीं कर पाएंगे। ये केवल और केवल बांटने का और लड़ाने का काम करने वाला इनका हमेशा काम रहा है। और मैं बता दूं, एक 10 सेकंड में कमेंट करूंगा, मैं 10 सेकंड, ये जाति जनगणना एक तरीके से अभी जो है एक तरीके से ब्लड टेस्ट है। इसमें अभी जानकारी मिलेगी कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अब वो टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट है उसका इलाज कैसे होगा? RSS और बीजेपी के बस की बात नहीं है। आपको मेरी आवाज समाजवादी और इंडिया अलायंस सरकार बनेगी तभी होने वाला है। सवाल अभी मेरा अवनीश जी से है। अवनीश जी, जातीय जनगणना से यूपी में क्या नया राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाएगा क्या? मतलब आकलन कैसे निकाला जाए, किस पार्टी को फायदा होगा? अभी आपने सपा को भी सुना, आपने बीजेपी को भी, आपने कांग्रेस को भी सुना, क्या आकलन निकाल पाए आप? देखिए अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार से मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, जिसमें डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी भी हैं, संदीप त्रिपाठी जी भी हैं और चंचल कुमार जी भी हैं, और आपके एक इंडिया न्यूज के भी थे। जिस प्रकार से जो अभी पहलगांव की जो घटना हुई है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से जो हमारी बहनें जो बेवा हुई है, इस प्रकार की घटनाएं खैर बिल्कुल अनुचित और कायराना हरकत थी। पर मैं हमारे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, सिंपल सी दो बातें मैं उनसे पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से 2004 से लेके 2013 तक आतंकवादी घटनाएं जो 4117 थी, जो आम नागरिकों की हत्या थी वो 1512 थी, और जो जवानों की शहादत थी वो 1148 थी, तो 2014 से लेकर 2024 10 साल के कार्यकाल में आतंकी घटनाएं एक घट करके 1370 रह गई। आम नागरिकों की जो हत्या थी वो 385 रही, और जवानों की शहादत 622 रही, जो 2004 से 13 तक के कार्यकाल में 1148 हुआ करती थी। मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता, और ये मुद्दा कोई राजनीतिक लाभ के लिए भी नहीं है, लेकिन हमारे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो शायद इस मुद्दे पे भी राजनीति करना चाहते हैं। जो ये 56 इंच के सीने की बात करते हैं किसी भी कार्रवाई के लिए, और आप देखिएगा, मैं हमारे इंडिया अलायंस के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप जल्दी देखेंगे कि जिस प्रकार से कह रहे हैं पानी बंद कर दिया, इनको ये नहीं मालूम कि पानी बंद करने से पाकिस्तान की कमर कैसे टूट चुकी है। इनको ये नहीं मालूम कि बॉर्डर पे पाकिस्तान है, भारत से ऐसा बंद हुआ है, ऐसे बंद हुआ पानी कहाँ बंद हुआ है भाई? कौन से बांध में बंद हुआ? अरे ऐसे क्या? अभी बात अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठे हुए यहाँ पे झूठ बोलने के लिए। सर आप चैनल पे बैठे हैं इस तरह से। नहीं सर, देखिए संदीप जी, नहीं, ये इसकी इजाजत मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। तो सड़क छाप लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं ना, जो आप यूज कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है, बिल्कुल नहीं संदीप जी, नहीं। आप ये कैसी सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सारे गेस्ट बहुत मत करिए, अभी लागू तो होने दीजिए। बहुत सम्मानित मेहमान हमने यहाँ पर बुलाए, आप इस तरह से कर रहे हैं संदीप जी। विनोद जी से मेरा सवाल है सर, बहुत देर से विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं सवाल का, अपनी बारी का। विनोद जी से मेरा सवाल है, विनोद जी, जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया गया है और तमाम पार्टियों के बीच में होड़ लगी है क्रेडिट लेने की, लेकिन अगर ऐसे में हम बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की, कितना फायदा होगा जातिगत जनगणना से ऑन ग्राउंड? विनोद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब अपना माइक अनम्यूट करिए। नमस्कार जी जी, हाँ जी नमस्कार जी। आई एम सॉरी, एक्चुअली जो अभी आपका मूलभूत सवाल है कि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, इसका फायदा लोगों को क्या होगा? निश्चित तौर पर फायदा होगा अगर इसका जो आधार है, जो जिस उद्देश्य से इसको लाया गया है, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के विकास के लिए। 1931 में ये जब सर्वे हुआ था और देश की आजादी के बाद जब संविधान बना, और ये उसी आधार पर इस वंचित समाज के लिए, उपेक्षित समाज के लिए एक संविधान में आरक्षण रूपी इनको व्यवस्था दी गई, जिसके माध्यम से ये भरोसा जताया गया था कि इन लोगों का विकास हो जाएगा और ये आने वाले समय में मुख्य धारा से जुड़ करके देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। यद्यपि ऐसा इस वजह से भी कम मात्रा में हो पाया है कि जब 1947 में ये किया जा रहा था, तो उस बीच में हमारे पास
एक ऑप्शन था कि सरकार जो है इसका एक बार पुनः जो है आरक्षण का सर्वे, आरक्षण लागू करने से पहले उस समय की भी स्थिति का जो है कितना लोकसभा के अंदर जाति को लेकर बहस हो चुकी है, विधानसभा के अंदर जाति को लेकर बहस हो चुकी है। जाति को लेकर सभी क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है वो जातियों को लेकर ही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए कांग्रेस जो है सभी जातियों पर फोकस करती है, बीजेपी सभी जातियों पर फोकस करती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज की पार्टी की बात करें, या फिर जो छोटे दल हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, प्रिया पटेल की बात करें, तो जातीय आधार पर ही ये पार्टियां सर्वाइव कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जाति जनगणना जब होगी तो क्षेत्रीय दलों को या ये छोटी पार्टियां इनको नुकसान होगा। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये हमारे दबाव का नतीजा है कि सरकार नतमस्तक हो गई। खुद अखिलेश यादव आजकल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार सरकार पर वो अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जो हमने कहा था वही सरकार करने पर मजबूर हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे पद अभी खाली हैं, ओबीसी एससी के पद यूनिवर्सिटियों में खाली हैं, सब जगह खाली है, जातियों की संख्या बढ़ गई, जो लगभग 5000 थी अब वो बहुत संख्या हो ज्यादा संख्या हो गई। तो निश्चित तौर पर अब देखिए जो बात 6000 जातियों की हो रही है, तो अब क्या ये टाइमिंग ठीक है? टाइमिंग पर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। जब पुलवामा के बाद अब पहलगाम की घटना हुई है, जब पुलवामा हुआ था तब भी खूब सियासत हुई, पक्ष और विपक्ष सामने था। अब पहलगाम की घटना में विपक्ष कह रहा है भाई इस समय आपको जाति जनगणना का जो आपने क्यों ऐसा आदेश दिया, आपने क्यों कैबिनेट में लाए, क्या आप पहलगाम की घटना को डाइवर्ट करना चाहते हैं? लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि नहीं, कैबिनेट के फैसले जो कामकाज है वो सामान्य तौर पर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जवाब हम अपने तरीके से देंगे, हम जो काम कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। बालाकोट से बड़ी स्ट्राइक करेंगे और बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पूरे देश में गुस्सा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुस्सा है, क्योंकि पर्यटक मारे गए। कश्मीर में 35 साल बाद अपूर्वा पहली बार ऐसा हुआ जब कश्मीर के लोग आतंकी घटनाओं पर, इस आतंकवादियों के खिलाफ और जो घटना हुई है पहलगाम में, सड़कों पर उतरे, क्योंकि लगभग 20,000 करोड़ का पर्यटन टूरिज्म का बिजनेस प्रभावित हो रहा है, खाने को लाले पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हुक्का पानी भारत ने बंद कर रखा है, डिजिटल स्ट्राइक भी चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह वहां चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आटा 400 के पार है, दूध लगभग 400 के आसपास है, आलू 150 के ऊपर है, संतरा 150 के ऊपर है, तो खाने पीने की चीजों पर भी दिक्कत है। और देखिए लगभग $500 बिलियन अगर सिर्फ पाकिस्तान अपने सैन्य जो उनके पास यंत्र है, टैंकर से लेके जहाज तक, उसमें अगर तेल भराए तो $500 बिलियन की लगभग का ये खर्चा पड़ेगा। और पाकिस्तान की हैसियत अभी उतनी नहीं है। लेकिन अभी चूंकि मुद्दा जाति जनगणना का है तो उस पर आ जाते हैं अपूर्वा। जाति जनगणना को लेकर देखिए सियासत होना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष इसको उठा रहा था। सत्ता पक्ष ने जरूर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, भाई ठीक है आप उठा रहे थे, और ऐसे समय पर उन्होंने कर दिया कि बिहार का इलेक्शन सर पर है, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन होना, फिर उत्तर प्रदेश का होना है, तो कौन कितना फायदा ले जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष, अरे अजीत, एक बीएसएफ का हमारा जवान भी पाकिस्तान की सीमा में कैद है, उसके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए बिल्कुल जो है जो होता है, इसके पहले देखिए जब अभिनंदन गया था तब भी हम लोगों ने डिबेट किया था चंचल जी, तब भी हमने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो सीमा पर हो रहा है वो हम आप देखने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमें सेना के साथ खड़े रहने चाहिए, हमें उनको साहस बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो क्यों जाते थे मौके पर, सेना के साथ क्यों खड़े रहते थे, उनका मनोबल अजीत जी, पता है आपको पिछले 10 सालों में 1,80,000 सेना के जवान कम हुए हैं, भर्ती कम हुई है। अग्निवीर 4 साल ला करके आपने सेना को कमजोर करने का काम किया है, ये कौन नहीं जानता है? आप मुझे बताओ। तो हम आप बैठकर इस तरह बात नहीं कर सकते। वो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, सवाल ये भी तो है। नहीं भूल कर सकते। देखिए आपका सवाल है, विपक्ष का सवाल है सरकार पर सवाल खड़े करना। मैं तो अरे आपका भी आप भी पत्रकार, आपको भी सवाल करना चाहिए था। बिल्कुल सवाल बताओ 56 इंच कैसे 56 इंच रह जाएगा जब आप सेना को कमजोर करते चले जाओगे? तो उसका जवाब सरकार ही देगी। अगर सेना, हमारा बीएसएफ का जवान कैद होगा, हमारी सेना मारी जाएगी, तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा, हम भी पूछेंगे और आप भी पूछेंगे। अभी चूंकि मुद्दा जाति जनगणना का हो रहा है, उसमें पहलगाम की घटना भी है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सेना अगर नहीं अजीत भाई, कम से कम एक लाइन तो आप ऐड करते कि जब पहलगाम की मीटिंग हो रही सर्वदलीय की, प्रधानमंत्री जी बिहार में रैलियां कर रहे हैं, कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे हैं बताइए। जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो उसमें आपके नेता भी थे, उसमें रामगोपाल यादव भी थे, उसमें राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, और निकलकर सभी दल एक साथ खड़े, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुद्दे पर, तो निश्चित तौर पर मोदी जी नहीं, जिसको गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री बैठक कर रहे थे ना,
अच्छा, मतलब अध्यक्षता रक्षा मंत्री जो है थे धरना ना। मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मतलब जी। रैली बहुत अब देश जरूरी में थी। छोड़ के तो अजीत देश भाई, में गृह मंत्री थे। बिहार की रैली जरूरी थी। वाह, देखिए आप अरे भाई, सवाल आप खड़ा लोग करिए, पत्रकार हो, आप कम देखिए से कम आप कभी तो सवाल खड़ा क्रिटिसाइज कर करिए। दिया करो। हम लोग उम्मीद करते कभी हमारा सही चौथा होगा स्तंभ तो कभी तो criticize कम से कम करेंगे। लगे कि हाँ ठीक चौथा है, स्तंभ है। संदीप जी चंचल जी, फिर आप ही बता दीजिए ना, कब आखिरी बार कब आप लोगों ने सेना को फ्री आप हैंड किया लोगों ने था? कब हमें डिबेट क्या करी कि बोलना है, हम प्रधानमंत्री सेना तय को जी फ्री को हैंड रैली कब किया करने था? का जरूरत थी ये या भी देश बता का दीजिए। जरूरत था? चंचल और संदीप त्रिपाठी पहले ये तय कर लें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, अजीत सिंह क्या बोलेंगे, आप लोग थोड़ी तय करेंगे। ये हमारा काम है कि हमें क्या अरे बोलना है नहीं, और किस तरह से बोलना है। आप हमारे, हम देखिए विपक्ष हम तो का देखिए बात कर रहे हैं, देखिए और सबसे बात बड़ा करेंगे। साथी जनता आप और जब मीडिया बोल रहे होती थे है। तो हम बीच में नहीं बोल रहे थे। नहीं, आप आप बीच बीच में अजीत टोक भाई, रहे आपकी हैं। लड़ाई हम लोग आप भी लड़ने बोलिए, का काम बोलिए। कर रहे हैं। हमारा पीडीए नहीं में नहीं नहीं, पीड़ित हम अपनी पत्रकार भी लड़ाई है। लड़ लेंगे, आपसे हम अपनी अपेक्षा लड़ाई करते लड़ लेंगे। मीडिया अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए चौथा ठीक है। स्तंभ कहा जाता है। अरे कहाँ ठीक, स्वतंत्र है हम आपसे बेचारे? मदद मांग अभी रहे हैं। न्यूज 4 PM चैनल बंद कर दिया है, आप कह रहे हो स्वतंत्र है? आप बताओ, ये घोषित आपातकाल नहीं है? आप मुझे बताओ, इतना बड़ा कोई आप मेहनत करके, कोई 16 इतने यूट्यूब साल चैनल। मेहनत करके लोग इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ा करता है और उसके बाद उसको चैनल को सरकार बंद कर दे बगैर बताए कि बहुत आपने सारे क्या किया चैनल है। बंद हो गए हैं, बहुत कोई सारे नोटिस चैनल जारी बंद हो नहीं गए हैं, किया। 18 चैनलों पर बैन लगा है जो देश अरे भाई विरोधी साहब, बातें कर रहे हैं। चलिए, दो और अब आपने कहा ना कि मीडिया पे लड़ाई लड़ रहा है। अब आपसे देखिए, अब आप चंचल जी इस तरह सरकार से से सवाल अघोषित पूछने के आपातकाल और लिए ये चीजें अगर जो करेंगे, सवाल तो ये चीजें पूछेगा, तो कांग्रेस मैं के टाइम पर आपको भी थी समझ ना सकता हूँ, सर। इसलिए मैं कह रहा कांग्रेस हूँ के टाइम पे भी मीडिया का मतलब कांग्रेस हमारा के क्यों बैन एक हुआ? मिनट सर, पीड़ित पत्रकार भी हमारा है। चंचल जी, कांग्रेस के टाइम पर भी ये आप अजीत चीजें भाई थी, कोई निष्पक्ष होकर सरकार के बोलिए। खिलाफ बोलता आपकी था राय तो हम उसे लड़ेंगे, जेल में लड़ाइए डाल दिया नहीं। जाता जनगणना पर था। बात आप मोदी जी करिए, के बारे में जिसके इतनी लिए सारी डिडोरा चीजें पीट बोल रहे के भी हैं आप कि चैनल हमने पर करा यहाँ दिया, बैठे हमने हैं करा सर। दिया। अब क्या चाहिए उनको? तानाशाह और पता नहीं क्या क्या चीजें बोल के भी अगर आप यहाँ पर आराम से बैठे हैं तो फिर आप इस अरे चीज को मैडम, कैसे अघोषित आपातकाल कह सकते तानाशाह हैं? हमने तो बोला नहीं एक बार। खैर, तानाशाह है, कांग्रेस का आपने भी बोल सर दिया, सही कर दिया है। वही शासनकाल था सर, वही शासनकाल नहीं था नहीं, आपने कांग्रेस के टाइम तानाशाह पे बोला, भी। मैंने तो तानाशाह बोला ही नहीं, लेकिन खैर तानाशाह है वो आपने बोल चलिए, दिया। वो हमारा मुद्दा नहीं है आपके सर, वो अंदर भी हमारा जोश मुद्दा आ नहीं गया है है अभी। कि अभी अभी वो एक हमारा लोग मुद्दा जो नहीं है है, पत्रकारों की वो लड़ाई मुद्दा की नहीं है। लड़ाई एक मिनट रुक आपके जोश आ जाइए। गया। अभय जी से सवाल है मेरा, बोलिए। अभय जी से सवाल है सर। जातिगत जनगणना आपने मुद्दा है तानाशाह हमारा। बोल दिया, हम लोग इंडिया खुशी है। गठबंधन कौन बनाया था उसकी बात करिए आप। जी अपूर्वा जी, एक बार फिर से बताएं। जी अभय जी, सवाल आपसे मेरा है कि अभी जैसे ही ये डिमांड पूरी हुई है कि जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद से अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% वाले कैप को भी सरकार खत्म कर दे। देखिए, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की आवश्यकताएं होंगी उस पर सभी पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस तो केवल झुंझुना दिखाती थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो उस पर जमीन पर लागू करते हैं। और जो हमारे मित्र उन पर आरोप लगा रहे थे, उनके निर्णय देख लीजिए। मैंने शुरू में भी कहा, उज्ज्वला योजना जैसे निर्णय में 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सौभाग्य योजना, अरे बिजली हो। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 तक पहुंचाया है भाई। सुनिए तो सही, लोग घर दोबारा गैस भरा नहीं पा रहे हैं। बात कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन हो, इन्होंने कभी नहीं दी। अभय जी, दोबारा लोग गैस अपमान सिलेंडर किया। की प्रेफरिंग नहीं कर पा रहे हैं। जनता ऑन पार्टी रिकॉर्ड जब से डेटा देख लो नरेंद्र आप। मोदी आए हैं तब से देश को एक अलग दिशा में वो ले गए हैं। देश में एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एक नई पहचान बनी है। और पुलवामा का जो विषय ये कहते हैं, इन्होंने जैसा कि पहले भी चर्चा में आ गया है कि सैनिकों का इन्होंने पहले भी उनकी सैनिक कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक के हमें सबूत दीजिए। तो ये हमेशा से देश को, सैनिक के मनोबल को कम करते हैं। जातिगत जनगणना का निर्णय 1 साल पहले मैंने पहले भी कोट किया था कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2025 में जनगणना प्रारंभ होगी, जनगणना करेंगे। चलिए ठीक है सर, छोटा छोटा रिएक्शन ले रहे हैं। उसी के तहत ये निर्णय आया है। अवनीश जी, हड़बड़ी में नहीं आया अवनीश जी, है। क्या कि सामाजिक विभाजन न्याय के और चलते आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा क्या? उसके क्योंकि उसमें आया है। 1991 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 2000 तक हमने देखा था कोई सरकार स्थिर नहीं रह पाई थी। देखिए अपूर्वा जी, मैं आपको ये बता दूं, जब मैं बोलता हूं तो ये बोलने नहीं देंगे, तो इससे पहले नहीं, इनकी चलिए, आवाज ठीक है, जरा 2 मिनट है आपके पास। भैया, मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि इस देश में पुलवामा की घटना को मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो उस पर बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है और ये राजनीति कर रहे हैं। उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रही बात जातिगत जनगणना का, जो माननीय मोदी जी की सरकार का फैसला है, वो बहुत ही एक स्वागत और एक अच्छा फैसला है, जिससे सभी लोगों का साथ एक विकास होगा। चलिए ठीक है।
अपूर्वा जी, एक मिनट सर, विनोद जी से सवाल है मेरा। विनोद जी, उसके बाद मैं फिर आऊंगी संदीप जी आपसे, आपके पास। विनोद जी, देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है ये जातिगत जनगणना को लेकर। हमेशा से सरकार फ्रंट फुट पर रही है, कांग्रेस लगातार इसकी मांग कर रही थी, लेकिन आपको क्या लगता है इससे तनाव भी बढ़ेगा क्या समाज में? चाहे दलित समाज की हम बात कर ले या फिर अनुसूचित जाति जनजाति की, क्या किसी तरह का तनाव बढ़ेगा? विनोद जी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बैलेंसिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, और मुझे भरोसा है हम लोगों को कि जब ये इसमें सर्वे शुरू होगा तो इसमें सभी वर्ग और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। देखिए, एक पीड़ित परिवार अगर हमारे आस पड़ोस में भी है तो हमारी उसके प्रति एक भावनाएं होती है, एक उनके प्रति संवेदना होती है। और निश्चित तौर पर अगर देश की आजादी के 75 साल बाद भी अगर यह समाज मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया, आज जो है यह उसी स्तर पर नहीं स्थापित हो पा रहा है जिस स्तर पर देश के अन्य विश्व के अन्य देशों में जब वहां इस तरह की क्रांतिकारी निर्णय लिए गए और वो लोग स्थापित हो पाए, तो निश्चित तौर पर इसके पूर्व के किए गए प्रयासों में एक बड़ी कमी रही है। और जब ये इस कमी को दूर करने के लिए, देखिए, भावनाएं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हो सकता है, अगर कुछ वर्ग विशेष के द्वारा अगर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाए तो स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन सरकार सक्षम है, और सरकार अगर इस निर्णय के लिए कटिबद्ध है तो निश्चित तौर पर यह बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है अजीत जी, सर आपसे समझूंगी। देखिए जातियों की, अपूर्वा जी, चलिए ठीक है संदीप जी, आप 1 मिनट में सर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे भी मौका दे दीजिए। ठीक है। अरे भाई, चंचल भाई, आप तीन बार बोल चुके हो। संदीप जी चलिए ठीक है, बस 1 मिनट सर, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी मैं। 1 मिनट में आप अपनी बात नहीं, जैसे 2 मिनट दिया है भाई, को इसे 2 मिनट चाहिए जी। अपूर्वा जी, एक मजेदार बात और मैं कह दूं जातिगत जनगणना पे। जातिगत जनगणना का अगर सामाजिक रूप से देखेंगे तो सर्वाधिक विरोध सवर्ण समाज के कुछ लोग कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसमें मुख्यतः पंडित जी थे। पंडित जी जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। लेकिन मोदी जी देखिए, अभी बताया विनोद जी, बहुत बैलेंसिंग आदमी है। परशुराम जयंती के दिन मारा जूता खींच के, कहा तुम लोगों की साला औकात क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? तुम्हारे जिसको तुम आराध्य कहते हो, जन्मदिन के दिन जिस बात का तुम विरोध करते हो वही करके मैं दिखाऊंगा। अब वो पंडित जी लोगों से पूछिए जिनको इस थूको चाटो नीति का आज बड़ाई करना पड़ रहा है। हम तो ये बड़े परेशान हो जाते कि ये लोग कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। 2 दिन तो पहले गरियाते रहते, फिर कहते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आधार कार्ड का विरोध, फिर कहे आधार कार्ड अच्छा, जीएसटी का विरोध, फिर कहे अच्छा, इन्होंने कहा एफडीआई 50% खराब, फिर कहा 100% अच्छा। ये जो थूको चाटो नीति है, कैसे चाट लेते हैं हमको समझ नहीं आया। संदीप जी देखिए, अब जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है अजीत जी, जातियों की सर जो जटिलता है ना, वो इस सर्वे को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि देखा जाए तो 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई उसकी असफलता कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो आने वाली जातिगत जनगणना के लिए एक चुनौती भी है, एक सीख भी है। देखिए, निश्चित तौर पर जाति जनगणना में जटिलताएं बहुत आएंगी, चुनौतियां बहुत आएंगी, और देखिए सरकार को इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। कमेटियां बनानी पड़ेगी अलग अलग राज्यों में, राज्यों की भी उसमें सहमति है किस तरह से होगा। तो बहुत सारी अभी चुनौतियां बाकी है। ऐसा नहीं कि केंद्रीय कैबिनेट ने घोषणा कर दी तो जनगणना तुरंत हो जाएगी, इसमें एक लंबा चौड़ा वक्त लगेगा। और देखिए इतना आसान नहीं होगा जाति जनगणना। और निश्चित तौर पर देखिए कई बहुत हजारों की संख्या में जातियां हैं, 6000 से ज्यादा जातियां हैं, तो उनको एक धागे में पिरोना, जाति जनगणना करना, घर घर जाना, उनकी संख्या की जनगणना करना एक बहुत बड़ा काम और बहुत चुनौती का काम है। लेकिन जो लोग जाति जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है, उसमें मुझे लगता नहीं कि जो लोग होड़ लेना चाहते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश के अंदर जाति जनगणना हो रही है, पहले इसकी डिमांड होती रही है। देश के अंदर जाति जनगणना होना जरूरी भी है, क्योंकि जो जातियों का संतुलन है वो भी एक आपके सामाजिक ताना बाना जो है उसमें भी एक काम आएगा। लेकिन अगर इस पर राजनीति होगी तो ये एक खतरनाक चीज भी है कि आपको पता है कि आपके मोहल्ले में किस जाति के कितने लोग हैं। जाति जो तुष्टीकरण होती है, जो जातिगत तुष्टीकरण होती है, जो देश में कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर होता है, कभी जो है ठाकुर ब्राह्मण को लेकर होता है, कभी यादव मुस्लिम को लेकर होता है, कभी दलित वर्सेस जो है अदर्स हो जाता है। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम और सरकार इसको करेगी। लेकिन
जो बात हम पहले से अपूर्वा करते आ रहे हैं कि सेल्फ गोल है, विपक्ष भले ही मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और विपक्ष के लिए सेल्फ गोल हो गया। जो पीडीए की बात कर रहे थे, जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, वो खुद अलग अलग क्रेडिट लेने की होड़ मची। नहीं हमने उठाया था, राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी ने उठाया था, अखिलेश यादव कह रहे हमने उठाया था, बिहार में कह रहे थे तेजस्वी हमने उठाया था। तो अलग अलग राज्य के जो क्षेत्रीय दल के बड़े नेता हैं वो सब लोग क्रेडिट लेने की होड़ में है। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और जब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा अपूर्वा। बिल्कुल अपूर्वा जी, अजीत और 10 सेकंड देखिए मुझे, ये 10 फायदा सेकंड। नहीं सर, देखिए अजीत अब अपूर्वा माफी जी, के साथ 10 सेकंड चर्चा को मुझे यहीं पर समाप्त करना होगा। वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए जटिलताएं भी हैं, बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है जातिगत जनगणना का फैसला लेके। हालांकि विपक्ष बहुत पहले से इस जातिगत जनगणना की मांग भी कर रही थी। जातिगत जनगणना को लेकर अब जैसे ही सरकार का फैसला आया है, क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। कुछ जटिलताएं भी हैं। 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो असफल हो गई थी और उसके बाद अब जो जनगणना होने वाली है बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती भी है। बीजेपी सरकार के लिए 2011 में हुए जातिगत जनगणना को देखते हुए एक सीख की भी यहां पर जरूरत है। अब कितना वक्त लगेगा और जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी के लिए ऑन ग्राउंड चीजें कितनी ज्यादा बदलेंगी या कितनी ज्यादा अच्छी होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।